दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वेपन ऑफ चॉइस। क्या मतलब वो दोस्तों? चॉइस एक नाउन है जिसका मतलब है पसंद, और वेपन का मतलब हथियार। वेपन ऑफ चॉइस मतलब क्या हुआ कि पसंद का हथियार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करें। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और उसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज की स्टोरी में बहुत सारे आपको वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, तो आप उनको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर वॉज आ ग्रेट पर्सनैलिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी मतलब अकबर एक महान व्यक्तित्व थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स। दोस्तों, एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में दक्ष होना, निपुण होना, या कह सकते हैं माहिर होना। और ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। वेरियस मतलब अलग अलग तरह की फील्ड का मतलब क्षेत्र। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज एन एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स मतलब वह अलग अलग क्षेत्रों में माहिर थे, मतलब वो अलग अलग क्षेत्रों में निपुण थे। ऑन वन हैंड ही वॉज अ वॉरियर एंड एन आर्टिसन। ऑन द अदर हैंड ही वॉज एन इन्वेंटर, एन आर्टिस्ट एंड अ जनरल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा इसको करके ट्रांसलेट करेंगे और हर एक वर्ड की मीनिंग को भी जानेंगे। ऑन वन हैंड का मतलब होता है एक तरफ। ऑन वन हैंड ही वॉज ए वॉरियर। वॉरियर का मतलब योद्धा, मतलब एक तरफ वो योद्धा थे। एंड एन आर्टिसन, और आर्टिसन मतलब अस्त्रकार, शिल्पकार, मतलब एक तरफ वो योद्धा थे और शिल्पकार थे। ऑन दी अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ ही वॉज एन इन्वेंटर। इन्वेंटर का मतलब आविष्कार करने वाला, आविष्कारक, वो आविष्कारक थे। एन आर्टिस्ट एक कलाकार, एंड ए जनरल, और एक जनरल थे। बीइंग एन आर्मरर ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्म्स। दोस्तों, आर्मरर का अर्थ होता है अस्त्रकार, ऐसा व्यक्ति जो शस्त्र वगैरह का ज्ञान रखता है, उसको आर्मरर कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? बीइंग एन आर्मरर मतलब कि एक शस्त्रकार होने के नाते ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट, उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी किसमें? इन आर्म्स, हथियारों में। चलिए आगे देखिए। वन डे ही टुक बीरबल टू द आर्मरी एंड वॉज डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ आर्म्स। क्या अर्थ हुआ? वन डे ही टुक बीरबल टू द आर्मरी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेक का मतलब होता है ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन, वन डे मतलब एक दिन। ही टुक बीरबल, वो बीरबल को ले गए। कहाँ ले गए? टू द आर्मरी। आर्मरी का मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्रों को, हथियारों को रखा जाता है, बनाया जाता है। तो वो उन्हें आर्मरी ले गए, शस्त्रागार में ले गए। एंड वॉज डिस्कसिंग, और वो चर्चा कर रहे थे। अबाउट द मतलब अलग अलग तरह के काइंड्स ऑफ आर्म्स, अलग अलग तरह के हथियारों पर वो चर्चा कर रहे थे। ही गेव अ लेक्चर ऑन स्पीयर्स, द स्मॉल ब्लेड एंड द शील्ड। क्या अर्थ हुआ? और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गिव। और लेक्चर का मतलब है भाषण। ही गेव ए लेक्चर, उन्होंने एक भाषण दिया। किस पर? ऑन स्पीयर्स, भालों पर। द स्मॉल ब्लेड, छोटे ब्लेड पर। एंड द शील्ड, और जो शील्ड मतलब कि कवच के ऊपर उन्होंने भाषण दिया। एट लास्ट
एट लास्ट मतलब कि अंत में, आखिरी में। ही पिक्ड अप अ स्वॉर्ड, दोस्तों पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक्ड। एट लास्ट अंत में ही पिक्ड अप अ स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड का मतलब तलवार, उन्होंने एक तलवार को उठाया। एंड सेड, और कहा, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट वेपन टू फाइट विद योर एनिमी फेस टू फेस। क्या अर्थ हुआ? दिस अकॉर्डिंग टू मी, दिस अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, मतलब कि दिस अकॉर्डिंग टू मतलब ये मेरे अनुसार, इज द बेस्ट वेपन, ये सबसे अच्छा हथियार है, टू फाइट लड़ने के लिए, विद योर एनिमी मतलब अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, फेस टू फेस आमने सामने। तो उस पूरे लड़ने का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने मतलब कि लास्ट में उन्होंने, अंत में उन्होंने एक तलवार उठाई और उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे अनुसार सबसे अच्छा हथियार है, टू फाइट योर विद योर एनिमी, आपके दुश्मन मतलब कि अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, फेस टू फेस आमने सामने। इफ समथिंग हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली आई विल कैरी दिस टू डिफेंड माई सेल्फ। क्या अर्थ हुआ? इफ समथिंग हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। दोस्तों यहाँ देखिए, अनएक्सपेक्टेडली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अनचाहे तरीके से। अब देखिए एडवर्ब का क्या काम है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, जो वाक्य में काम हो रहा है और उसके बारे में उसके कोई वर्णन कर रहा है, उसकी कोई अच्छी बुरी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब एल वाई पे खत्म होते हैं। तो एक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अपेक्षित रूप से, और अनएक्सपेक्टेडली अनापेक्षित रूप से, मतलब जिस चीज़ की आपने उम्मीद ना की हो। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इफ समथिंग हैपन्स, यदि कुछ होता है, अनएक्सपेक्टेडली मतलब अनापेक्षित रूप से, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद नहीं की गई है, यदि ऐसा कुछ होता है, आई विल कैरी, मैं ले जाऊंगा, दिस मैं इसको ले जाऊंगा, टू डिफेंड माई सेल्फ, मतलब आई विल कैरी दिस टू डिफेंड माई सेल्फ, मतलब मैं इसको, कैरी का मतलब किसी चीज़ को ले जाना, ढोना, मैं इसको ले जाऊंगा, टू डिफेंड माई सेल्फ अपनी रक्षा करने के लिए, अपना डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, अपनी रक्षा करने के लिए। चलिए, वॉट डू यू थिंक बीरबल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो उन्होंने आगे क्या कहा? व्हाट डू यू थिंक बीरबल, बीरबल आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? बीरबल हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। दोस्तों हेजिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया हेजिटेटेड। बीरबल हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, जो बीरबल थे वो एक क्षण के लिए हिचकिचाए, एंड सैड, और कहा, बट जहाँ पना, लेकिन जहाँ पना, वैन डेंजर कम्स। दोस्तों डेंजर का मतलब खतरा, और ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डेंजर सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि लेकिन जहाँ पर ना, वैन डेंजर कम्स, जब खतरा आता है, वी आर नेवर प्रिपेयर्ड, हम कभी भी तैयार नहीं होते हैं। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होना, हम कभी भी तैयार नहीं होते हैं। देन फिर वी हैव टू डिफेंड आवर सेल्फ, फिर हमें खुद को बचाना होता है, विद वॉट एवर इज़ ईजिली अवेलेबल टू अस, मतलब जो भी आसानी से हमारे पास उपलब्ध हो उस चीज़ से। तो उन्होंने क्या इस बात का पूरा जवाब दिया कि जहाँ पर ना जब खतरा आता है तब हम कभी भी तैयार नहीं होते हैं। देन वी हैव टू डिफेंड आवर सेल्फ, हमें खुद को बचाना होता है, किस तरह से? विद वॉट एवर इज़ ईजिली अवेलेबल टू अस, मतलब जो भी आसानी से हमारे पास अवेलेबल हो, जो भी आसानी से हमारे पास उपलब्ध हो उस चीज़ से। अकबर सैड, अकबर ने कहा, बट बीरबल यू डोंट गेट माई पॉइंट, लेकिन जो बीरबल आपने, जो मेरी बात है, जो मेरा पॉइंट है, वो आपको समझ नहीं आया, वो आप नहीं समझे। अ किंग ऑलवेज कैरीज हिज वेपन, एक जो राजा होता है, ऑलवेज कैरीज वो हमेशा ले जाता है, लेकर चलता है, हिज वेपन अपने हथियार को, ऑफ डिफेंस मतलब कि रक्षा के हथियार को हमेशा लेकर चलता है। सो इसलिए इवन यदि, इफ एन अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन्स, यदि कोई अनअपेक्षित चीज़ भी होती है, ही इज़ ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार होता है। चलिए, तो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई बीरबल ऐसी बात नहीं है, मेरा पॉइंट आप नहीं समझे। जब कोई राजा, मतलब जो राजा होता है वो हमेशा ही अपने डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए हथियार मतलब वो लेकर चलता है, कैरी करता है, उसको लेकर चलता है। तो यदि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता भी है तो ही इज़ ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार होता है। आगे देखिए, बीरबल एक्सेप्टेड दिस स्टेटमेंट। एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकार कर लेना।
तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल एक्सेप्टेड दिस स्टेटमेंट फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग मतलब कुछ समय के लिए, जो बीरबल थे उन्होंने कुछ समय के लिए इस स्टेटमेंट को, मतलब ये जो बयान था, ये जो कथन था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। एज दे वर कमिंग आउट ऑफ द आर्मरी, और जैसे वो, और दे का मतलब होता है वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, एज दे वर कमिंग आउट ऑफ द आर्मरी, और जब वो आर्मरी से मतलब उस शस्त्रागार से बाहर निकल रहे थे, बीरबल आस्ट अकबर, जो बीरबल थे उन्होंने अकबर से कहा टू टेक द पाथ, मतलब उस वो रास्ता लेने के लिए, दैट गोज थ्रू अ क्वाइट गार्डन, जो कि एक शांत गार्डन से, बगीचे से होकर गुजरता है, फिल्ड विद मैंगो ट्रीज, जो कि मैंगो के, आम के पेड़ों से भरा हुआ है। द रोड वॉज नॉट मच यूज्ड, और ये जो रोड था वॉज नॉट मच यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में, मतलब इस्तेमाल में नहीं था। सो इसलिए द श्रब का मतलब था झाड़ी, और ये श्रब से जो, इसलिए द श्रब्स ऑलमोस्ट कवर्ड द पाथ, इसलिए जो श्रब से झाड़ियाँ थी उन्होंने लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग पाथ को, उस मार्ग को पूरा कवर कर लिया था, उसको घेर लिया था। चलिए आगे देखिए। सडनली आ डॉग अराइव्ड एंड अटैक्ड देम, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, सडनली अचानक, अ डॉग अराइव्ड अचानक कुत्ता आ गया, एंड अटैक्ड देम और उसने उन पर हमला कर दिया। अकबर ड्रॉप्ड हिज स्वॉर्ड, ड्रॉप का मतलब छूट जाना, सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड, अकबर ड्रॉप्ड हिज स्वॉर्ड, जो अकबर थे उनकी तलवार छूट गई, मतलब तलवार नीचे गिर गई। बीरबल देन पिक्ड अप अ स्टोन, फिर जो बीरबल थे देन पिक्ड अप अ स्टोन, उन्होंने फिर एक पत्थर उठाया, एंड थ्रू इट टूवर्ड्स द डॉग, थ्रो मतलब फेंकना, सेकंड में थ्रू इट, और उसको फेंका, टूवर्ड्स मतलब कि टूवर्ड्स द डॉग, कुत्ते की तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो अकबर थे उनकी तलवार छूट गई, मतलब वो तलवार गिर गई, और जो बीरबल थे देन पिक्ड अप अ स्टोन, फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया, एंड थ्रू इट टूवर्ड्स द डॉग, और उसे उन्होंने उस कुत्ते की तरफ फेंका। इट बैक्ड ऑफ क्वाइटली, बैक ऑफ का मतलब पीछे चले जाना, और क्विकली मतलब तुरंत। इट बैक्ड ऑफ क्विकली, और दोस्तों ये जो इट है ये उस डॉग के लिए यूज़ किया गया है, आप इसको याद रखें। जब आप किसी भी एनिमल के लिए, मतलब पशु के लिए किसी प्रोनाउन का यूज़ करना चाहते हैं, सरनाम के रूप, जिसे सरनाम कहा जाता है, तब आपको इट का यूज़ करना होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है जब आप किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप एक नाउन के स्थान पर यूज़ करेंगे, तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो यहाँ पर ये जो इट है वो कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, इट बैक्ड ऑफ क्विकली मतलब वो तुरंत पीछे हट गया। बीरबल पिक्ड अप द स्वॉर्ड, जो बीरबल थे उन्होंने तलवार को उठाया, एंड गेव इट टू अकबर, और उन्होंने वो अकबर को दे दी, एंड सेड और कहा, जहाँ पना, इट इज़ नॉट द स्वॉर्ड दैट सेव्ड अस फ्रॉम द फेरोशियस डॉग बट द स्टोन दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए क्या कहा उन्होंने, इसका मतलब समझिए। उन्होंने क्या कहा, जहाँ पर ना इट इज़ नॉट द स्वॉर्ड, मतलब ये मतलब कि वो तलवार नहीं है, दैट सेव्ड अस, जिसने हमें बचाया, सेव मतलब बचाना, सेव जिसने हमें बचाया, फ्रॉम द फेरोशियस डॉग, उस खूंखार कुत्ते से, और फेरोशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब खूंखार कुत्ते से, बट द स्टोन लेकिन हमें पत्थर ने बचाया, दैट आई पिक्ड अप जो मैंने उठाया, फ्रॉम द ग्राउंड जो मैंने ज़मीन से उठाया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर ना जो मतलब कि तलवार ने हमें इस खूंखार कुत्ते से नहीं बचाया, बल्कि जो पत्थर है जो मैंने ज़मीन से उठाया उसने हमें बचाया। अकबर रियलाइज दैट बीरबल्स पॉइंट, और यहाँ पे बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काकी के, यहाँ भी जब हम किसी के साथ को जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ हमें करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर रियलाइज्ड दैट बीरबल्स पॉइंट वॉज ट्रू, in the time of sudden danger one cannot wait for his or her weapon of choice but has to select from what is easily available। तो क्या अर्थ हुआ, जो अकबर थे उन्हें एहसास हो गया, मतलब वो समझ गए कि बीरबल के पॉइंट को, वॉज ट्रू की जो बीरबल का जो पॉइंट था, जो उनका बिंदु था, जो उनकी बात थी वो बिल्कुल सही थी, ट्रू थी वो। इन द टाइम ऑफ सडन डेंजर मतलब कि एक सडन डेंजर मतलब अचानक आए हुए खतरे के समय पर, वन कैन नॉट वेट फॉर हिज और हर वेपन चॉइस मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के हथियार का इंतज़ार नहीं कर सकता, बट हैज़ टू सिलेक्ट लेकिन उसको चुनना होता है, फ्रॉम व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल जो भी आसानी से उपलब्ध हो उसको उसी में से चुनना पड़ता है।
तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको ठीक लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, sometime you guys ask me in the comment section that sir, how can we improve our English? So I have told you multiple times that there are few things which you can do at your end, and if by doing this practice you can easily speak in English and you can easily improve your communication skills. And these things are very simple. What you need to do, you are supposed to practice is English speaking. How you can practice? First of all, that try to change your habit. Whenever you think anything, or just try to think that in English only in your mind. And second thing is that suppose when you want to talk to someone, if you have any friend and that person can talk to you in English, then try to speak in English only. Do not use Hindi, because if you try to speak in English, what will happen, slowly you will be able to remove your hesitation, and you will get the confidence. And once you get confidence and you remove your hesitation, then it will become very easy for you. Then you will not shy, right, in speaking in English. You will not face any problem. And apart from this, you can do some practices, like you can talk to yourself, and whenever you think anything, just think in English only and talk to yourself. You can do, maybe you can stand in front of mirror and talk to yourself in English, and you can make a topic in your mind only, I mean few lines on any particular thing, and try to speak. So what will happen, this practice will help you to improve your English. And apart from this, whenever you are watching my video or anyone else's video, what you are supposed to do, you must note down the important word meaning. If you get a new word today and you do not know the meaning, and then what you are supposed to do, you should just make a note of that note and just try to remember those word meanings. What will happen, that very soon you will have good collection of word meanings, because these words are very important. When you speak in English, you have to use multiple type of vocabulary. So you need to improve that also. And how you can improve that, by practicing making note of new words and just remember them. And apart from this, if you have any how you can improve your speaking skills and how you can become fluent, there are other things also which you can do. You just need to read the newspaper, any English newspaper or any English book for 10 to 20 minutes loudly. When you just do this practice, what will happen, slowly your pronunciation will improve, your fluency will improve, and you will get more clarity in your English. So and apart from this, you will also feel confident, because when you speak English for for some time, when you practice it, so what will happen, it will definitely make you more perfect, it will make you more comfortable. Because the first thing, when it comes to English speaking, it is about being comfortable or uncomfortable. Most of the people are not comfortable in speaking in English. That is the reason they are not able to speak or sometime they are not confident. That is the reason they are not able to speak in front of other people. So how you can just overcome such problems, by practice only. So guys, that's it for today, and whatever I told you, you just think about that, and I'm sure if you just keep on doing such things, it will definitely help you to improve your English. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.